Example 2.1. Calculate the angle of 1 degree B 1 minute of arc, C 1 second of arc, and relations are given. Use 360 degree is equal to 2 pi, 1 degree is equal to 60 minute, and 1 minute is equal to 60 second. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अबाउट 1 डिग्री. तो 1 डिग्री के लिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, और वी कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 हमारे पास आएगा. जिसको सॉल्व किस तरीके से हम करेंगे, तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 180, एंड यहाँ पे हम ऊपर नीचे दोनों ही जगह 2 से अगर कैंसल आउट करते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 1.57 एंड नीचे हमारे पास बचेगा 90. इसको सॉल्व करने के लिए आप ऊपर नीचे 1.1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं. अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1.745 के अप्रॉक्स एंड डिवाइडेड बाई 99.99 हमारे पास इधर आएगा. एंड इसके अलावा हम रफली इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.745 डिवाइडेड बाई 100, और हमारे पास आंसर विल बी 1.745 इंटू 10 टू पावर -2, और आंसर हम यहाँ पे बता रहे हैं रेडियन में. इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है 1 मिनट के लिए. तो 1 मिनट के लिए हमारे पास क्या होगा, रिलेशन जो यूज करने के लिए बोला गया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो हमारे पास 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60. 1 डिग्री हम रेडियन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1.745 डिवाइडेड बाई 60 एंड मल्टीप्लाइड विद 10 टू पावर -2. इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 1.745 डिवाइडेड बाई 6 एंड मल्टीप्लाइड विद 10 टू पावर -3. एक पावर जो है वो 10 की ऊपर चली गई. अब हम यहाँ पे अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.91, और पावर जो है वो पॉइंट्स क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट में है तो हमारे पास पावर एक और कम होके 10 टू पावर -4 रेडियन हमारे पास आंसर जो है इसका आएगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे सी पार्ट के लिए, जहां पे हमसे पूछा गया है 1 सेकेंड के लिए. तो ऊपर जो रिलेशन दिया गया है वो हमें दिया गया है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60. 1 मिनट का आंसर हम रेडियन में निकाल चुके हैं 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 और डिवाइडेड बाई 60. अगेन इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2.91 डिवाइडेड बाई 6 एंड पावर एक हमारे पास और कम हो गए 10 टू पावर -5. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 को 6 से अगर हम डिवाइड करते तो 0.5 आता, तो 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा. एक पावर हम और माइनस कर लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास पावर हो जाएगी 10 टू पावर -6, ताकि ऊपर हमारे पास 29 बन जाए. और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 4.85, एंड क्योंकि हम आंसर रेडियन में बता रहे हैं तो दिस इज योर फाइनल आंसर्स. Example 2.2. A man wishes to estimate distance of a nearby tower from him. He stands at point A. इसी चीज को हम डायग्राम से साथ में समझ लेते हैं. He stands at point A in front of tower at point C. Spots a very distant object in the line with AC. तो AC की लाइन में O पॉइंट को उसने एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसको उसने देखा. एंड इसके बाद नेक्स्ट इज देन ही वॉक्स टू परपेंडिकुलर टू AC अप टू पॉइंट B ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. 100 मीटर वॉक करने के बाद वो B पॉइंट पे आ जाता है. Since O is very distant, the direction of BO is same as AO. That means हमारे पास AO की direction that is same as BO. And reason behind this is that O is very distant.
but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle. The line of sight originally it was CA, now it is CB, and it is shifted by an angle of 40 degree. Estimate the distance of C from his original position, यानी कि आपको AC की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ABC ट्राइंगल, जिसमें एक आपको C एंगल जो है वो दिया हुआ है एंड दैट एंगल इज 40 डिग्री। आपको AB साइड पता है और ट्राइंगल के रूल्स के हिसाब से हमारे पास ये एक 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं। तो सी एंगल के लिए ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कितनी है, दैट इज 40 डिग्री। तो वैल्यूज रखते हैं, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर डिवाइडेड बाय ए सी एंड इज इक्वल टू 1040 डिग्री हमारे पास वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 100 अपॉन 1040। 1040 डिग्री की वैल्यू हो सकता है आपको डायरेक्टली याद नहीं हो तो आप इसमें दो हेल्प ले सकते हैं। 1037 आपने पढ़ा होगा 3/4 होता है और 1045 जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास AC की एक रफ वैल्यू इसके लिए अगर हम यूज करें तो अगर हम 1 रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 100 आएगी। और अगर हम 3/4 रखते हैं तो 3/4 मतलब 400/3 हमारे पास, यानी कि 133, ये हमारे पास वैल्यू इस तरीके से आती है। अगर इसमें आप एग्जैक्ट वैल्यूज रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1040 की वैल्यू में अभी राइट नाउ आपको बता देता हूं, जो कि होती है 0.8391। आप देख सकते हैं 3/4 यानी कि 0.75 से ज़्यादा है और 1 से कम है, और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा दैट विल बी 119 मीटर। एग्जाम्पल 2.3, The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtained at the moon by two direction of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of Earth is about 1.276 into 10 to power 7 meter, compute the distance of moon from Earth. तो अगर हम इस चीज़ को डायग्राम से समझें तो यहाँ पे जैसे हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास अर्थ है और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट दो हैं ए और बी, उनसे जो है वो किसी जगह पे मून को जो है वो देखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो मून के ऊपर एंगल सस्टेन किया गया है इसकी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है और इस एंगल के लिए बोला गया है 1 डिग्री और 54 मिनट। यहाँ पे अर्थ का जो डायमीटर है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज 1.276 इंटू 10 टू पावर 7 आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पे जो 10th के अंदर हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी एंगल की डेफिनेशन, कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन होती है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जहाँ पे रेडियस का काम ये वाली डिस्टेंस जो है यानी कि डायमीटर से लेके और मून तक की डिस्टेंस है ये d हमारे पास रेडियस का काम करेगी। AB जो है वो हमारे पास जो है वो आर्क रहेगा, तो आर्क AB है और रेडियस की वैल्यू d है। एंगल आपको दिया गया है 1 डिग्री 54 मिनट। हमने इससे पहले अगर एक ही यूनिट में कन्वर्ट करें जैसे डिग्री या मिनट में कन्वर्ट करें तो मिनट में यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 114 यानी कि 114 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू हमारे पास हमने वैल्यू निकाली थी रेडियन में, जो वैल्यू आती है दैट इज 2.91 इंटू 10 टू पावर -4 रेडियन हमारे पास वैल्यू रहती है। क्योंकि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एंगल
दिया गया है तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा AB अपॉन एंगल, हमारे पास वैल्यू जो है वो इसके लिए आएगी। वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर हमारे पास 1.276 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू पावर 7 एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 114 मिनट, और रेडियन में हमारे पास ये वैल्यू होती है 2.91 इंटू 10 टू पावर -4। यहाँ पे अगर हम पावर्स को यूटिलाइज करें तो ऊपर हम पावर्स को मल्टीप्लाई करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1276, और पावर हमारे पास बचेगी, अगर हमने 3 यूज़ कर लिया है डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए तो हमारे पास 4 बचेगी। साथ में नीचे भी 10 टू पावर 4 है, वो भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे वैल्यू आएगी 332, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा 3.84 इंटू 10 टू पावर 4 एंड 4 8 मीटर। ये हमारा आंसर रहेगा। Example 2.4, the sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds। यहाँ पे ये जो पावर्स हैं वो एक साथ है सेकेंड। The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 to power 11 meter। What is the diameter of sun? हम यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें यूज करेंगे कि एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब हमें किस किस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम से विजुअलाइज करें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा कि सन के लिए जो डायमीटर है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको 1920 सेकेंड दी गई है, और आपको डायमीटर की वैल्यू पूछी गई है, और इस डिस्टेंस की वैल्यू 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर दिया गया है। तो ये हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, आर्क। तो यहाँ से अगर हम लिखें कि आर्क की वैल्यू क्या ही, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस हमारे पास आया, और एंगल की वैल्यू यहाँ पे सेकंड में दी गई है। 1 सेकंड के लिए हमने निकाला था कि वैल्यू कितनी आती है, तो वैल्यू आती है 4.85 इंटू 10 टू पावर -6 रेडियन हमारे पास वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 1920 के लिए, तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 टू पावर -6। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ एंगल, और रेडियस कितनी दी गई है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। और यहाँ पे अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी 1.39 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। दिस इज डायमीटर ऑफ सन। Example 2.5, if the size of nucleus in range of 10 to power -15 meter to 10 to power -14 meter is scaled up to a tip of sharp pen, what is the roughly of size of an atom? Assume the tip of pin to be 10 to power -5 meter to 10 to power -4 meter। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें कि न्यूक्लियस का साइज ओरिजिनली कितना था, 10 टू पावर -15 मीटर की रेंज से कहाँ तक ले आए, एक नीडल की पिन तक। पिन का जो साइज दे रखा है दैट इज 10 टू पावर -5। तो आप यहाँ पे अगर देखें कि हमने पावर को कितना बढ़ाया है, तो हमने इंक्रीज किया है 10 टू पावर 10। आप उसको दूसरे तरीके से उससे भी 4 से भी देख सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो सेम ही रहेगा कि अगर 10 टू पावर -14 से लेके जाता 10 टू पावर -4 तक, तो दोनों ही कंडीशन के हमारे पास कितना स्केल को हमने अप किया है 10 टू पावर 10। तो रफली जो हमारे पास एटम का साइज होता है वो होता है 10 टू पावर -10 मीटर की रेंज में रेडियस होती है। तो अगर हम इसको अपडेट करें कितनी पावर 10 से, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 मीटर। तो अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो हमारे पास एक एटम का जो न्यूक्लियस का साइज अगर आपने 10 टू पावर 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो एटम का साइज बढ़ाने पे उसकी जो रेडियस हमारे पास आएगी दैट विल बी 1 मीटर। Example 2.6, two clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory. At
1200 noon by a standard clock, the reading of two clocks are, अलग अलग रीडिंग्स आपको दी गई है. If you are doing an experiment that requires precision time interval measurements, which of two clocks will you prefer? अगर बात प्रिसीजन की एक्यूरेसी की आती तब तो हम ये देखते कि जो लेबोरेटरी की वॉल है उसके पास में कौन सी रीडिंग है, तब तो हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट होता कि पहली क्लॉक को हम प्रीफर करते क्योंकि सेकंड क्लॉक के अंदर जीरो एरर ज़्यादा है. लेकिन इस सिचुएशन के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि प्रिसीजन किस में ज़्यादा है. तो प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो इसकी जो मिनिमम रीडिंग है दैट इज़ 11:59:08 और जो मैक्सिमम रीडिंग है वो है हमारे पास 12:01:50. यानी कि मिनिमम कब थी वेडनेसडे को और मैक्सिमम कब है हमारे पास इसमें थर्सडे को. तो इसके अंदर अगर देखा जाए कि वेरिएशन कितना है तो वो वेरिएशन हमारे पास आता है 162 सेकेंड का रेंज हमारे पास इसकी रहती है. इसी चीज़ को अगर सेकंड क्लॉक के लिए ऑब्जर्व किया जाए तो सेकंड क्लॉक में हमारे पास मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज 10:14:53 और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है दैट इज 10:15:24. तो इसके लिए जो विंडो है वो हमारे पास सिर्फ कितनी है 31 सेकेंड की. तो वैल्यूज़ की प्रिसीजन की बात की जाए तो वैल्यू सेकंड क्लॉक की ज़्यादा प्रिसाइज है. हालांकि इसके अंदर एक जीरो एरर प्रेजेंट है लेकिन वो जीरो एरर इनकाउंटर किया जा सकता है. तो आंसर विल बी सेकंड क्लॉक इज मोर प्रिसाइज, फर्स्ट क्लॉक इज मोर accurate. Example 2.7. We measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the reading turns out to be 2.63 second, 2.5 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. The calculate the absolute errors, relative errors or percentage error. First of all, we have to calculate a average value, that is mean period of oscillation. So first we are going to calculate mean period of oscillation. For mean period we have to add all the values that like 2.63, 2.56 plus 2.42 plus 2.71 plus 2.80, and for average value these are divided by number of terms and total number of terms are 5. After adding these values we will get 13.12 divided by 5, and after division of 5 the answer will be 2.262 second. Now absolute error. For absolute error the reading first reading is 2.63 and we are subtracting the mean value 2.62. So the absolute error will be 0.01 second. Coming to second value 2.56 minus 2.62, this will be 0.06 second. Next 2.42 minus 2.62, this will be minus 0.20 second. Next is 2.71 minus 2.62 is equal to 0.09 second. Next is 2.80 minus 2.62, the value will be 0.18 second. So these are values of absolute errors, and we can also calculate mean error. So mean error will be again average of all errors, and for average of all errors we have to only add the numerical values like 0.01 plus 0.06 plus 0.20 plus 0.09 and plus 0.18. After adding all these values we will get 0.54 and divided by 5, which is
roughly 0.11 second, or we can say that 0.1 second. From all these values we can write down more correct value, and that is average 2.62 plus minus error of 0.1 second. We can also calculate the percentage error. For percentage error, the error is 0.1 second divided by 2.62 and multiplied with 100. So this value will be equal to approximately 4%. Example 2.8. The temperature of two bodies measured by the thermometer are T1 is equal to 20 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. T2 is equal to 50 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. Calculate the temperature difference. For temperature difference, we have to subtract T2 minus T1, and T2 minus T1 is 50 minus 20 plus minus error. Error is always added whether it is subtraction or addition. So 0.5 plus 0.5 is equal to 1. So final answer will be 30 degrees Celsius plus minus 1 degree Celsius. Example 2.9. The resistance R is equal to V upon I, where V is equal to 100. V is equal to 100 plus minus 5 volt, and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. तो R के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है V अपॉन I. इस फॉर्मूले से अब हम अगर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखें तो वो हमें मिलेगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100. और यहाँ पे हम अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, दैट डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी. V के अंदर एरर हमारे पास कितना है 5 का, तो 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई के लिए लिखें तो 0.2 अपॉन 10 इंटू 100. तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही के लिए 100 से 100 जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट होके एक पॉइंट से एक 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचेगा 5 और इधर हमारे पास बचेगा सिर्फ 2. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2, दैट इज डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. इसका मतलब होता है परसेंटेज एरर इन आर. तो आंसर विल बी 7%. Example 2.10. Two resistors of resistances R1 equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected, first A in series and B in parallel. Find the equivalent resistance of the पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन. और दोनों के लिए आपको फॉर्मूले दिए गए हैं कि रिलेशन कौन सा यूज करना है. तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. तो फॉर्मूला बोला गया है R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो लिखेंगे R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 प्लस माइनस 3 ओमेगा, और R2 की वैल्यू हमारे पास है 200 प्लस 4 ओमेगा. और दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास इनिशियली वैल्यू R1 प्लस R2 टोटल वैल्यू कितनी होगी 300, और प्लस माइनस एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर जो हमेशा ऐड होता है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 ओमेगा. ये आंसर है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए किस तरीके से यूज करेंगे. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन
आर डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हमारे पास वैल्यू रहती है। तो इसमें हमें दो चीज़ें निकालनी रहेगी। एक तो वैल्यू निकालनी रहेगी आर डैश की, तो आर डैश की वैल्यू निकालने से क्या आएगी, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1, 1/r1 मतलब 1/100 प्लस 1/200। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आएगा 200 और इधर 200 डिवाइडेड बाई 100 दैट विल बी 2 + 1 यानी कि 3/200 वैल्यू आती है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू कितना है, तो दैट इज 200/3 और ओमेगा। नाउ दूसरा हम मूव करते हैं, हमारे दूसरा फॉर्मूला जो दिया है कि डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा आर डैश आप निकालना चाहते हैं राइट नाउ। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200/3 का स्क्वायर। इसके बाद डेल्टा R1 हमारे पास कितना है, 3 डिवाइडेड बाई R1 कितना है, 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 कितना है हमारे पास 4 और R2 की वैल्यू हमारे पास दैट इज 200 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है। तो हम देखेंगे कि सभी के जो नीचे है वो 100 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो जीरोस जितनी भी हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या कि डेल्टा R1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बचा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ कितना आएगा 3। इसके बाद इस टर्म के लिए अगर देखा जाए तो ऊपर 4 है, नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि वो भी 4 है, तो 4/4 मतलब 1 हमारे पास आएगा। तो डेल्टा आर डैश की वैल्यू आगे हम लिखें तो हमारे पास आएगा डेल्टा आर डैश 4 और मल्टीप्लाइड विद 4/9। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9, 16/9 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8। तो फाइनल आंसर हमारे पास आर डैश का कितना आता है, तो फाइनल आंसर हमारे पास आर डैश का रहेगा 200/3 दैट इज 66.7 ओमेगा प्लस माइनस 1.8 ओमेगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज फाइनल आंसर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल 2.11, find the relative error in Z if Z is equal to a to power 4 b to power 1/3 divided by c and d to power 3/2। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हमने देखा था उसमें रिलेटिव एरर जो है वो आगे प्रोसीड करता है, यानी कि डेल्टा Z/Z अगर आप लिखेंगे और पावर जो है वो आगे आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर x इज इक्वल टू वाई की पावर n है तो ये हो जाएगा डेल्टा x/x इज इक्वल टू n डेल्टा y/y। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए बाकी सारे फॉर्मूले यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, पावर n कितनी है 4, तो 4 डेल्टा a/a प्लस b के लिए है 1/3 दैट इज डेल्टा मल्टीप्लाइड विद डेल्टा b/b। c के लिए लिखे इनको, c की पावर 1 ही है तो सिर्फ आएगा डेल्टा c/c। और d के लिए लिखेंगे तो पावर है 3/2 और डेल्टा d/d हमारे पास आ जाएगा। आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे -1 और -3/2 आना चाहिए, जबकि ऐसा एरर में नहीं होता है। एरर सिर्फ और सिर्फ एडिशन में ही जाता है, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज़ होती है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी यही चीज़ रहती है। Example 2.12, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root L by Z. Measured value of L is 20 centimeter, L is equal to 20 centimeter to 1 mm accuracy, that can be error।
therefore we can say that plus minus 0.1 centimeter. Next, and time for 100 oscillation of pendulum is found to be 90 seconds, that is value of t, and that is equal to 90 seconds of 1 second resolution, that is also 90 seconds plus minus 1 second, that can be error. What is the accuracy in the determination of g? So सबसे पहले हम यहाँ पे g की वैल्यू निकालते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l एंड डिवाइडेड बाई g। तो g की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो रहेगी 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। इसी को हम अगर फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा g बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई तो कांस्टेंट है, डेल्टा l बाई एल और प्लस में t की पावर 2 है तो डेल्टा t बाई टी हमारे पास मल्टीप्लाइड विद 2, हमारे पास इस तरीके से फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ अगर हम टाइम पीरियड के लिए बात करें कि हमारे पास एक ऑसिलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है n नंबर्स के लिए दे रखा है, तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा nt, तो डेल्टा t बाई टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा t बाई टी हमारे पास वैल्यू रहेगी। तो सिंपली हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ 90 सेकंड जो है वो कितने का है 100 सेकंड्स के लिए रहेगा। तो डेल्टा t बाई टी फ्रैक्शनली इक्वल टू स्मॉल डेल्टा t बाई टी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए। तो डेल्टा l बाई एल कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 20 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 90 हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 200 प्लस 2 बाई 90, और सॉल्व करने पे आगे हमारे पास आएगा वैल्यू 0.005 और प्लस में 0.022, और दोनों को ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.027। यही चीज अगर हमें परसेंटेज एरर की फॉर्म में बताना हो तो फ्रैक्शनल एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.027 इंटू 100, सो आंसर विल बी 2.7%, और you can roughly say approximately equal to 3%. Example 2.13, each side of a cube is measured to be, let's assume side A is equal to, value is given 7.203 meter. What are the total surface area and volume of the cube in appropriate significant figures? तो significant figures की यहाँ पे बात करें तो इस गिवन साइड के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर 4, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में ही हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एक साइड का हमारे पास कितना होता है ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्यूब के लिए 6 साइड्स होती है तो 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 7.203 मल्टीप्लाइड विद 7.203। अगर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 51.883209। अब इसके बाद आप आगे और मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमारे पास आएगी 311.299254, और राउंड फिगर में अगर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट की फिगर्स की संख्या हमारे पास राइट नाउ कितनी है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 311.3, और एरिया है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम एक क्यूब का क्या होता है एक क्यूब, यानी कि 7.203 का क्यूब, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 51.8, तो यानी कि 7.203 को मल्टीप्लाई करना है
51.883209 से, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 373.714754, और हम इसको भी राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू बचती है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में 373.7, और वॉल्यूम है तो हमारे लिए मीटर क्यूब। एग्जाम्पल 2.14, 5.7 gram of substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figures in view। यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऊपर देखा गया है मास की वैल्यू दी है 5.74 और नीचे वैल्यू दी गई है 1.2। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 57.4/12। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की जाए तो 5.74 ग्राम, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो टर्म्स है वो है 3, लेकिन जो सब्सटेंस के लिए वॉल्यूम में दिए गए हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो संख्या है वो हमारे पास है 2। तो दोनों के लिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनली डिवाइड करने से दैट विल बी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Example 2.15, let us consider an equation half mv square is equal to mgh, where m is the mass, v is its velocity, g is acceleration due to gravity, h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct। तो हमें दोनों साइड की डायमेंशंस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम डायमेंशंस लिखें तो सबसे पहले कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, मास के लिए जो डायमेंशन आएगी दैट इज m1, और v स्क्वायर के लिए यानी कि lt-1, और इसका हमारे पास क्या है स्क्वायर। तो फाइनली क्या आएगा m1 l2 t-2, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू आएगी। अब हम कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में फॉर्मूला क्या है, mgh के लिए डायमेंशन लिखें तो m की डायमेंशन पावर 1 है, g के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है lt-2 और उसकी पावर भी 1 है, और h हमारे पास लेंथ यानी कि डिस्टेंस के लिए l आ गया। तो इसको भी अगर हम आगे लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, m1 l की टोटल पावर 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई 2, और t की पावर भी -2। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो डायमेंशनली फॉर्मूले देखा जाए तो वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। Example 2.16, the SI unit of energy is joule equal to kg meter square per second square, that of speed is meter per second and acceleration a is meter per second square. Which of the following formulae for kinetic energy k given below can you rule out on the basis of डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, m स्टैंड फॉर द मास ऑफ बॉडी। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर डायमेंशन लिखें तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास जूल क्या है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन अगर हम लिखें तो m1 मीटर स्क्वायर के लिए l2 और सेकेंड इनवर्स के लिए t-2। ये हमारे पास डायमेंशन सभी फॉर्मूले में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम a में बात करते हैं कि a में हमारे पास डायमेंशन क्या आएगी, तो m स्क्वायर v क्यूब। तो m स्क्वायर के लिए m2 पावर 2 और v के लिए हम लिखेंगे lt-1 की पावर 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m2 L3 और t-3। तो ये हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की डायमेंशन के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन है। तो अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड के लिए कि सेकंड हमारे पास क्या बोलता है। तो सेकंड हमारे पास है हाफ m v स्क्वायर। तो m के लिए लिखेंगे तो m2 पावर 1 और v के लिए लिखेंगे तो lt-1 और उसका स्क्वायर। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा m1
L2 और T माइनस 2। तो अगर हम इस फॉर्मूले के लिए देखें तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है C। तो C हमारे पास क्या है, m इंटू ए। तो m की पावर 1 और a के लिए हम लिखेंगे LT माइनस 2 और इसकी पावर 1 ही है। तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है m1 L1 T माइनस 2। लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसके अंदर क्या था कि हमारे पास वैल्यू जो मिल रही थी उसमें L की पावर 2 थी। तो ये भी हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास D के लिए। तो D के लिए हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, 3/16 mv²। तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती, मास के लिए 1, v के लिए LT माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनली मिलेगा हमारे पास m1 L2 T माइनस 2। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। एंड एट लास्ट हम हमारे पास लास्ट फॉर्मूले पे चलते हैं जो कि है E के लिए बोला गया है 1/2 mv² प्लस ma। तो यहाँ पे आप ये ऊपर ही देख सकते हैं कि इसके लिए जो डायमेंशन है हाफ mv² की जो डायमेंशन है दे आर m1 L2 T माइनस 2 और ma की जो डायरेक्शन है दे आर m1 L1 T माइनस 2। तो हमें पता है कि अलग अलग डायमेंशन की जो क्वांटिटीज हैं वो ऐड नहीं होती है, तो ये आपस में एडिशन ही करेक्ट नहीं है। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का करेक्ट आने की बात तो बात की है। एग्जाम्पल 2.17 कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग that oscillates under the action of force of gravity. Suppose the time period of oscillation of simple pendulum depends on its length, mass of body small m and acceleration due to gravity g. Derive the expression for the time period using the method of dimensions. First of all, we are calculating time period. There might be some constant. अपार्ट फ्रॉम दैट डिपेंडेंसी किस किस पे दी गई है, लेंथ, लेट्स अज्यूम इसकी पावर a। इसके बाद दूसरा हमारे पास मास, तो इसकी पावर हमने मान ली b। तीसरा हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास रही होगी c। तो अब हम अगर डिपेंडेंसी निकालें तो एक साइड टाइम पीरियड तो है, दूसरी साइड हम डायमेंशंस लिख लेते हैं k। तो लेंथ के लिए हमारे पास l ही रहेगा, तो L2 पावर a। मास के लिए हमारे पास m ही रहेगा, तो ये हमारे पास b। लेकिन एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी L T माइनस 2 और उसकी पावर हमारे पास क्या है, c। तो अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें कि मास की सारी पावर्स को एक साथ लिखा जाए, कांस्टेंट एज इट इज, मास की सारी पावर्स b। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेंथ के लिए लिखें तो लेंथ की पावर हमारे क्या है, a प्लस c। इसके बाद टाइम के लिए लिखें तो टाइम की पावर हमारे पास क्या है, -2c। तो इस तरीके से हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम m के लिए देखें तो m के लिए पावर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 0, और राइट हैंड साइड में कितनी है, b, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे में अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर कितनी है, 0, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड में कितनी है, a प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है, 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, या हम ये बोलते हैं a इज इक्वल टू किसके बराबर है, -c के बराबर है। एंड फाइनली हम चलते हैं टाइम के लिए। तो टाइम के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में हमारे पास टाइम की पावर कितनी है, -2c, यानी कि 1 इज इक्वल टू -2c। तो c इज इक्वल टू कितना आया, -1/2। अगर c इज इक्वल टू -1/2 है तो आप a इज इक्वल टू बोल सकते हो कितना है, प्लस का 1/2। यही वैल्यू अगर हम लिखें सारे फॉर्मूलाज में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k m2 पावर 0, L2 पावर हमारे पास फाइनली L की पावर कितनी है हमारे पास, a। तो a की वैल्यू हमारे पास है प्लस का 1/2, और g की वैल्यू हमारे पास, उसके लिए c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस का 1/2। या हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k अंडर रूट
L बाई जी। और आप देख सकते हैं आगे चल के पढ़ेंगे, और अभी आपने पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि t इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, जो कि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है। लेकिन हम डायमेंशन फॉर्मूला से सिर्फ क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।